नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना के कहर के साथ जो अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हां, कोरोना का कहर बरकरार है। हरियाणा की बात की जाए तो यहां पर 2 लाख के पार हो चुका है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 2193 नए केस सामने आए हैं और 19 मौतें कोरोना के कारण हुई हैं। प्रदेश में अगर कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 19,342 एक्टिव केस हैं। हिसार में सबसे ज्यादा 24 घंटों के दौरान मौतें हुई हैं। 7 मरीजों ने यहां दम तोड़ा है। महेंद्रगढ़ में 4 जाने गई हैं। गुरुग्राम में 3 मरीजों की मौत हुई है। पंचकुला और फतेहाबाद में भी 2-2 मरीजों की मौत हुई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। दोनों बड़े हॉटस्पॉट रहे। फरीदाबाद और गुरुग्राम में केस फिर से बढ़ने लगे हैं। फरीदाबाद में 648 नए केस 24 घंटों में सामने आए हैं तो गुरुग्राम में 546, सोनीपत में 134 नए मामले, रेवाड़ी में 130, सिरसा में 86, भिवानी में 82 नए केस, रोहतक में 58, हिसार में 56, पंचकुला में 53 नए केस जो सामने आए हैं। तो अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मामले बेशक कम आने शुरू हुए, उसके बाद जिंदगी भी धीरे धीरे पटरी पर पलटने लगी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। राज्यपाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मोहाली फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की है और उनका हालचाल पूछा है। दोनों नेताओं ने राज्यपाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में ही कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो अंकित, फिलहाल किस तरह की तबीयत बताई जा रही है राज्यपाल की, और एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है और ये एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो कल भी 24 घंटे के अंदर हरियाणा में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले की बात करें, एक हफ्ता पहले की बात करें तो मामले कम होने शुरू हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं और वो सबसे ज्यादा कारण जो है वो एनसीआर इलाका है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और जो सोनीपत, बहादुरगढ़ का जो इलाका है वहाँ मामले ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल नजदीक लगती है और उसी को लेकर के हरियाणा सरकार भी लगातार एहतियात बरत रही है। और ये भी देखने में आ रहा है अब जो वीआईपीज हैं, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद हालांकि रिकवर कर गए हैं और सब ठीक हो गए हैं। अब हरियाणा के राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण आर्य, वो कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आई कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनको तुरंत मोहाली के में स्थित फोर्टिस अस्पताल है उसके अंदर भर्ती कराया गया और उसके थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी फोर्टिस अस्पताल पहुंचे। हालांकि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां बात की, जो राज्यपाल हैं उनसे बात की, उनका हालचाल जाना और डॉक्टर्स जो थे, डॉक्टर्स की टीम जो थी उनसे भी उनका हालचाल जाना और उनकी पूरी जानकारी ली। जी अंकित, शुक्रिया बेहद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो हालत है राज्यपाल की स्थिर बताई जा रही है। सीएम और डिप्टी सीएम ने अस्पताल पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और जल्द राज्यपाल के स्वस्थ होने की कामना की है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। बिहार चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में एक बार फिर से अंतर्कलह शुरू हो गई है। पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी भविष्य की प्लानिंग बना रही है और निगाहें पंजाब पर हैं। अकाली दल से अलग होकर पहली बार चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। बिहार चुनाव के ताजा नतीजों के बाद की तस्वीर ये है कि मोदी मैजिक के सहारे भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं और पार्टी अब उन सूबों में अपनी जमीन मजबूत करने की गणित बिड़ा रही है जहां अब तक कमल मुरझाया ही नजर आता था।
जबकि दूसरी तरफ कांग्रेसी खेमे में मायूसी का आलम है और पार्टी के आला नेता इस बार भी नसीहतों और मशवरों के जरिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। एक बार पहले भी अपने बागी तेवर दिखा चुके कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल के ताजा बयानात बताते हैं कि वो कांग्रेस के मौजूदा कल्चर से बेहद खफा है और इसमें बड़े स्तर पर बदलाव की वकालत करते हैं। बिहार की हार पर मचे हाहाकार के बीच सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा, बिहार में विकल्प तो आरजेडी ही है। गुजरात उपचुनाव में हमें एक सीट नहीं मिली, लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा था। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को 2% से भी कम वोट आए। गुजरात में हमारे 3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, इसलिए दीवार पर इबारत लिखी हुई है। सिब्बल की इस फिक्र के साथ एक नाउम्मीदी भी नजर आई, जिसका जिक्र इसी इंटरव्यू में सिब्बल यूं करके बताते हैं, अगर 6 सालों में कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे करें। हमें कांग्रेस की कमजोरियां पता है, हमें पता है संगठनिक तौर पर क्या समस्या है। मुझे लगता है कि इसका समाधान भी सबको पता है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन वो इन समाधान को अपनाने से कतराते हैं। अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो ग्राफ यूं ही गिरता रहेगा। सबसे पुरानी पार्टी के नेता भविष्य की चिंता में है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी भविष्य की प्लानिंग बना रही है और निगाहें पंजाब पर है, जहां अब तक चुनावी मोर्चे पर भगवा पार्टी ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई। अकाली दल से अलग पहली बार चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। बीजेपी पंजाब के 11 जिलों में अपने दफ्तर खोलने जा रही है, जिसका उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 नवंबर को दिल्ली से वर्चुअल तरीके से करेंगे। लेकिन सिर्फ उद्घाटन ही दिल्ली से होगा, असल तैयारी तो नड्डा के पंजाब दौरे से शुरू होगी। खबर यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही पंजाब के 3 दिन के दौरे पर होंगे और खेती कानूनों के बाद बदले हालात पर पार्टी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। हालांकि राह मुश्किल जरूर है, मगर मुल्क के दूसरे हिस्सों से आए चुनावी नतीजों ने बीजेपी को पंजाब प्लानिंग का एक मौका दिया है और इसके उलट कांग्रेस एक के बाद एक शिकस्त झेलने के बाद अपनों के ही निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कृषि कानूनों की, जिनका विरोध लगातार जारी है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में बड़ी तादाद में किसान एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों ने मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र के तीनों कृषि कानून को लेकर अब आम जनता में भी रोष है। आगामी 26 नवंबर को दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई गई है और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार मांग किसानों की ओर से की जा रही है। तो तस्वीरें सिरसा की आप देख रहे हैं, जहां किसान बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। आज रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं। जो 3 काले कानून हैं, इसके खिलाफ जो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है कि ये जो 3 काले कानून आए हैं, किसानों में, आम जनता में इसके प्रति रोष है। आज रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं। जो 3 काले कानून हैं, इसके खिलाफ जो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है कि ये जो 3 काले कानून आए हैं, किसानों में, आम जनता में इसके प्रति। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई तो वहीं मैदानी इलाकों में तेज बारिश से पारा लुढ़क गया। हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। इसकी पहली बर्फबारी है और कम से कम आधा फुट बर्फ गिर चुकी है यहाँ पर और रोड, लगभग सारे रोड बंद हो चुके हैं। साल की पहली बर्फबारी है। लोग इस चीज़ का काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि बर्फ़ हो, इससे बहुत फ़ायदे हैं, हमारे सेब के लिए अच्छी है, हमारे फसल के लिए अच्छी है। और दिवाली के जो अगले दिन ये बर्फ़ गिरी है, इसमें बहुत ही आनंद आ चुका है और यहाँ पर ठंड काफ़ी हो चुकी है। लगभग बिजली है जो पूरे क्षेत्र में अभी नहीं है। कुल्लू जिला की ऊंची पहाड़ियां भी बर्फ से सराबोर हो गई। ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ताजा बर्फबारी से घाटी में शीतलहर जारी है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग तंदूर और हीटर का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। ये जो बारिश हमने देखा है पिछले 24 घंटे में, जैसे हमने आईएमडी ने फोरकास्ट किया था, फेयरली वाइडस्प्रेड रेनफॉल फोरकास्ट किया था, वैसे ही हुआ है और लाइट टू मॉडरेट इंडस्ट्री रही है। कहीं पे भी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट नहीं हुई है। मेनली मॉडरेट इंटेंसिटी की रेनफॉल रही है
और आने वाले दिनों में हमारे जो नेक्स्ट 4 डेज हैं, आज के 6 to 12 आवर्स लाइट रेन, खासकर जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब पहाड़ों से लगते हुए नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा जिसमें चंडीगढ़ इंक्लूडेड है, जिसमें ज़्यादातर क्लाउडी ड्रिजल और लाइट रेन के ही चांसेस हैं। उससे ज़्यादा रेनफॉल के चांसेस, हैवी रेनफॉल के चांसेस कहीं पे भी नहीं है। लाइट रेन और आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही चांस है। बाकी नेक्स्ट 6 to 12 आवर्स मैक्सिमम। उसके बाद जो नेक्स्ट अनदर 4-5 डेज होंगे जो ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। पर्यटन नगरी मनाली में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। रविवार देर रात मनाली शहर और आसपास के इलाकों में हुई बर्फबारी से पूरी घाटी ठंड की आगोश में आ गई। घाटी में हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल गए। अब ये क्या है, हमारी जो धरती में पानी के सोर्सेज है उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे जो है पानी के सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज सूख चुके थे, अब वो बढ़ जाएंगे। और वैसे ठंड तो काफ़ी बढ़ जाएगी अभी से ही, पर ये बर्फ़बारी बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी नेचुरल तरीके से भी और वैसे लोगों के लिए भी। बर्फ का लुत्फ सिरमौर के लोगों ने भी लिया। यहाँ के ऊपरी इलाकों में आधा फीट से भी ज्यादा बर्फबारी हुई। इससे किसानों, बागवानों के चेहरों पर रौनक लौट आई। किसान बागवान लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, जबकि निचले इलाकों में जमकर बारिश हुई। बहुत ज़्यादा लाभ है जी। मीह पै गया तो फसल साफ हो गई है, धुप गई साफ फसल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਜੇ ਦੁਗਣੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਸਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗੀ ਫਸਲ। जानकारों का कहना है कि समय से पहले हुई बर्फबारी से इस बार सर्दियों में ज्यादा हिमपात की संभावना है। ऐसे में इस बार लोगों को कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए पहले ही तैयार रहना होगा। मौसम बदलने का असर पंजाब, हरियाणा में भी दिखा। हरियाणा में कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई तो वहीं कई जगहों पर ओले भी गिरे। हिसार में ओलों की परत बिछ गई। दिवाली के बाद हुई बारिश और ओले गिरने से शीतलहर चल पड़ी। पारा अचानक से लुढ़क गया। पंजाब में भी बरसात ने ठंड बढ़ा दी, साथ ही लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों की बात की जाए तो बर्फबारी हो रही है। ताजा बर्फबारी से जहां पर्यटक पहुंच रहे हैं इस बर्फबारी को देखने के लिए, तो जो वहां पर बागबान हैं उनके भी चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बर्फबारी सेब के सीजन के लिए अच्छी बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नारकंडा और मनाली की तस्वीरें हैं, जहां पर ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटक जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। इसी के साथ ठंड ने दस्तक दे दी है। पारा लुढ़क चुका है। कई जगहों की अगर बात की जाए तो माइनस में भी तापमान पहुंच गया है। तो फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं, मौसम का मिजाज कैसा है, जान लेते हैं। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी मनाली से जुड़े हैं। तो सचिन, फिलहाल किस तरह का नजारा है मनाली में, मौसम का मिजाज कैसा है? जी हाँ अमृत, देखिए अगर मैं बात करूं मौसम की, तो मौसम जो है पिछले 2 दिनों से घाटी में लगातार खराब चल रहा था, जिसके कारण जो है मनाली व जिला कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है ताज़ा बर्फबारी हुई और ये सीजन की पहली बर्फबारी थी। और मैं इसमें की अगर बात करूं मौसम की, तो इसमें जो है घाटी में जो है इसमें यहाँ पे अच्छी खासी जो धूप आज खिल चुकी है और उसके बाद जो मौसम बिल्कुल सुहावना हो चुका है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखते कि ठीक मेरे पीछे ये पहाड़ियों के नज़ारा, आप देखते कि इसमें बिल्कुल घाटी की जो मौसम है वो बिल्कुल साफ हो चुका है और हल्की हल्की जो है वो धूप यहाँ पर जो खिलनी शुरू हो चुकी है। हालांकि जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं काफी गिरावट जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह बीते 2 दिनों में जिस तरह से जो है बर्फबारी यहाँ पर हुई है, उसके बाद जो है अब अचानक से जिस तरह रात के समय जो मौसम यहाँ पर साफ हुआ है, उसके बाद जो यहाँ का जो तापमान है वो काफी यहाँ पर नीचे पहुंच गया और जैसे जिला लाहौल स्पीति जो है वहां पर जो तापमान माइनस में पहुंच गया, जिसके कारण जो है अब यहाँ पर जो है पूरी ठंड यहाँ पर अपना जो असर वो यहाँ पे दिखा रही है। मैं बता दूं कि हालांकि मौसम सुहावना हो चुका है, धूप यहाँ पर खिल चुकी है, लेकिन खतरा यहाँ पे लगातार बरकरार है, क्योंकि जिस तरह मौसम साफ हो चुका है और माइनस में तापमान जा चुके हैं, इसके कारण जो है जो बीते 2 दिनों से जो बर्फबारी घाटी में उसके कारण जो है सड़कों पर पड़ी हुई बर्फ वो यहाँ पर जम चुकी है, जिसके कारण जो अब वाहन चलाना काफी खतरनाक है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी लोगों से ये अपील की जा रही है कि सुबह के समय और शाम के समय सड़कों पर जो वाहनों को चलाते इसमें जो खास ध्यान यहाँ पे रखें, क्योंकि सड़क पर पानी जमने और बर्फ के जमने से जो फिसलन का वो खतरा यहाँ पर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सचिन, तो पर्यटकों के लिए बेशक ये बर्फबारी
लुत्फ लेकर आती है, लेकिन स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो मुश्किलें जरूर बढ़ती हैं, आवाजाही भी प्रभावित तो होती है। शुक्रिया सचिन, फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मनाली में भी आपने देखा कि फिलहाल पिछले दिनों में जो बर्फबारी हुई है, लेकिन अभी जो मौसम वो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही सड़कों पर जो बर्फ जमी हुई है उसके कारण वाहन चलाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की। दशहरा उत्सव में देवी देवताओं को न बुलाने पर जिला के आराध्य देवता भगवान रघुनाथ मंदिर सुल्तानपुर में देव संसद हुई, जिसमें 200 से ज्यादा देवी देवताओं ने हाजिरी भरी। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह और कारदार दानवेंद्र सिंह ने सभी देवी देवताओं को चादरें पहनाकर स्वागत किया। 3.5 घंटे तक चली देव संसद में सभी देवी देवताओं ने दशहरा उत्सव में न बुलाने पर नाराजगी जाहिर की। देवी देवताओं ने आदेश दिए कि ढालपुर मैदान में धार्मिक काहिका और छिद्रा किया जाए, तो वहीं राज परिवार की दादी माता हडिम्बा ने गुरु के माध्यम से छड़ी बरदार महेश्वर सिंह से नाराजगी भी जाहिर की है। तो आपको बता दें कि इस बार कोरोना के चलते सभी देवी देवताओं को नहीं बुलाया गया था। कुल्लू का जो 7 दिन का दशहरा उत्सव होता है उसमें देवी देवताएं पहुंचते हैं बड़ी तादाद में, लेकिन इस बार क्योंकि सिर्फ 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी, इसीलिए ज्यादा देवी देवताओं को इस बार नहीं बुलाया गया। तो इसी को लेकर अब देवी देवताओं ने नाराजगी जाहिर की है और आदेश दिए हैं कि ढालपुर मैदान में धार्मिक कहिका और शिद्रा किया जाए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देवता जो है बार बार यही बोल रहा है कि राजनीति और देवनीति जो अलग अलग है, देवनीति के बीच में राजनीति मत डालो। और आज सारा जितने भी गुरु यहाँ आए थे, कम से कम 200 गुरु आ गए थे, और उनके सबकी एक ही ज़बान थी कि भाई सबसे पहले तो यहाँ एक छिद्रा किया जाए, छिद्रा करने के बाद उसके बाद यहाँ कायका किया जाए, और तब जाकर सारे लोगों का जो है ये जो भला होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे इजाजत।